Welcome to Unfolding Wisdom, sir. Thank you so much for coming. Your first experience. Yeah, it's my first experience. So सबसे पहले हम एक बात करेंगे, लोग इनकम टैक्स से इतना डरते क्यों? See, तो आप मुझे बताओ कि लोग इनकम टैक्स फाइल करते टाइम सबसे बड़ी क्या मिस्टेक्स करते हैं? देखिए, जब आप when you're filing an income tax return, Who do not even file their ITR because they think कि filing ITR means paying tax, which is not true. right? So tell me about it. Like a lot of people also invest their money in mutual funds. So उस पर कैसे टैक्स लगता है? See, as far as mutual funds and stocks are concerned, अभी यहाँ पर It means they should not post. Just kidding. नहीं, ऐसा नहीं है। You should pay the tax. Cash transactions cannot be tracked by government. NRIs do not have to pay or file ITR in India. Last month investment karna is tax planning. I've also heard about this thing that marriages are also a good opportunity to, I'm not sure if I'm using the right word or not, like that occasion to save your tax or to plan your tax. See, हमारे अगर मैं बहुत आपको हिस्ट्री में लेकर के जाऊं तो संस्कृति के हिसाब से जो मैरिजेस हैं उनको बहुत सेक्रेड माना जाता है और ये Hello everyone, welcome to our new episode of Unfolding Wisdom podcast. Today's podcast is going to be very special and very informative, and the podcast name is Income Tax Decoded with CA Keshav Garg. Purpose of doing this podcast is very simple, as we all will be filing our tax in coming days. So the purpose is simple कि हम सब इसको simplified form में समझे और कैसे हम एक बेटर वे में टैक्स फाइल कर सकते हैं या नेक्स्ट ईयर की टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले थ्रू द प्रोफेशनल्स। हम सब लोग पूरा साल पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करते और रिजल्ट हर साल हजारों और लाखों रुपए और टैक्स देते हैं। आज हम इनकम टैक्स फाइलिंग को इतना सिंप्लीफाइड बनाएंगे कि चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर या एनआरआई हो, इस एपिसोड को देखने के बाद आप अच्छे से टैक्स फाइलिंग से डरने के बजाय उसको अच्छे से समझेंगे। वेलकम टू अनफोल्डिंग विजडम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। Yeah, it's my first experience. Thank you for inviting me on the podcast, and I hope we can add value to our listeners and to the audience regarding the Income Tax Act. Yeah. डेफिनेटली। सो सबसे पहले हम एक बात करेंगे, लोग इनकम टैक्स से इतना डरते क्यों हैं? See, in good old times when पुराना Income Tax Act की मैं बात करूं 1961, at that time it was made, और उस समय पर जब ये इनकम टैक्स एक्ट आया तो बहुत मैनुअल प्रोसीजर्स थे एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रेसिडेंट पावर, बहुत सारी पावर्स थी डिपार्टमेंट के पास, और उस चक्कर में बिकॉज लॉ की क्लैरिटी नहीं थी लोगों के पास, तो उस वजह से हमें डर लगता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे घर ना आ जाए, हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी वो हमेशा एक फोबिया माइंड में रहा कि इनकम टैक्स बहुत एक बड़ी चीज है। बट नाउ अ डेज, मतलब अगर मैं 10 years 15 years डाउन पिछले बात करूं तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हुई हैं। अब उतना डर की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में। आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, गवर्नमेंट को पता है आपके बारे में, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट नोज अबाउट इट। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, गवर्नमेंट नोज अबाउट इट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टम पे इन प्लेस है। और अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी सो दैट सिस्टम अपने आप चीजों को बोले, सिस्टम अपने आप इफेक्ट में लाए, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उस वजह से जो डर है इनकम टैक्स को लेकर के वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, सिंस यू आर इनटू दिस फॉर सो लॉन्ग, तो आप मुझे बताओ कि लोग इनकम टैक्स फाइल करते टाइम सबसे बड़ी क्या मिस्टेक्स करते हैं? देखिए, जब आप व्हेन यू फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज योर a report of financials which you have done in the last financial year. फाइनेंशियल ईयर माने मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने जो भी कमाया, जो भी उसमें खर्चा किया, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन आप उसको फाइल करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, आज के दिन एक रिपोर्ट होती है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अ टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम,
वो रिपोर्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि आपने क्या क्या ड्यूरिंग द ईयर किया, आपको कितना इंटरेस्ट मिला, आपने एफडीज क्या बनाई, आपने ट्रैवल कहाँ किया, प्रॉपर्टी क्या परचेज करी, तो वो सब वहां पर है। तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप उस डेटा को अपने रिटर्न का पार्ट नहीं बना रहे हैं एंड देयर आर एनी मिसमैचेस, तो ये सर्टन है कि बिकॉज सिस्टम है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मिसमैच उठाना और आपको नोटिस दे देना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके तहत उसके इर्द गिर्द अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन उसमें है और वो आप उसे एग्री नहीं करते हैं, तो वहां पर बकायदा इनकम टैक्स पोर्टल पे फीडबैक ऑप्शन है वेयर यू कैन टेल द डिपार्टमेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। तो आप वो फीडबैक दीजिए एंड देन यू फाइल योर रिटर्न। तो जब आप वो उसको मैच नहीं करते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज की नोटिस आए एंड दैट क्रिएट्स अ पैनिक। Okay, so basically you are saying that we should not try to hide something. Yes. Because government already knows, and Yes. if we feel that there is some mismatch or gap, so we can always write the feedback Yes, we and can file always the do that. tax afterwards. Yes, yes, Okay. yes. Yeah. टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग में क्या डिफरेंस है? मैं टैक्स सेविंग को मैं वर्ड लिखना चाहूंगा टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन इज कि मान लीजिए कि मेरे पास सैलरी आई, अब मेरे पास सैलरी आई 12 लाख रुपए की या 15 लाख रुपए की फॉर ईज ऑफ डिस्कशन। अब मैं उसको दिखाता हूं 11 लाख रुपए, ठीक है, एंड जब मैं उसको 11 लाख दिखा रहा हूं तो यहां पर मेरा टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया, ठीक है, बट दैट इज नॉट टैक्स प्लानिंग, दैट इज टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब है कि आप इवेड कर रहे हैं, आपको टैक्स देना चाहिए था लेकिन आपने उसको डिक्लेयर ठीक से नहीं कर। टैक्स प्लानिंग इज that how you reduce your liability within the ambit of law। आप कानून के अंदर रह के आप अपनी टैक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिमिलर एग्जांपल, अगर मेरी सैलरी 15 लाख है, अब मेरे को टैक्स उसमें कम पे करना है, तो देयर आर सर्टेन डिडक्शंस लाइक 80DD2, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में वो है, या मान लीजिए आपका हाउस है जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज बाय विच यू कैन प्लान योर अमाउंट, और उससे आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा, बट इट इज विद इन दी बाउंड्रीज 4 वॉल्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आप वो कर रहे हैं दैट इज टैक्स प्लानिंग, बट अगर आप कुछ छुपा रहे हैं और आप उसको नहीं बता रहे हैं दैट इज टैक्स इवेजन। But in case of salaried people, how is it possible to hide the salary, because it is always getting credited to your bank account? Yeah, so दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के फॉर्म्स में चेंजेस लेकर के आए। सैलरीड लोग क्या करते थे कि मान लीजिए कि आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय और मेरा घर भी है, घर पे मैंने लोन लिया हुआ है। अब वो क्या होता था कि वो लोन, वो जो घर है, अगर वो मैं अपने पर्पस के लिए यूज करता हूं तो मुझे उसका एक डिडक्शन मिलता है। लोग क्या करते थे कि वो डिडक्शन फ्रॉडलेंट ले लेते थे। वो डिडक्शन आपने कभी पे नहीं किया होता था, फिर भी आप रिटर्न के अंदर डाल देते। या आपने, अगर आप कोई डोनेशन करते हैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका भी डिडक्शन मिलता था। तो लोग क्या करते थे कि उसके अंदर विदाउट एनी डिटेल्स वो सीधा वहां पर डाल देते थे कि इतना मैंने डोनेशन किया। तो गवर्नमेंट को ये समझ में आने लगा कि जो इस तरीके की डिडक्शंस हैं, स्पेशली सैलरीड क्लास वो डाल देती है, जबकि उसके पीछे अंडरलाइन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। तो अब उन्होंने इस रिटर्न्स के अंदर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कि आप जब आप अपने हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं या डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल डालनी होगी। सो मच सो कि आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है, कौन से बैंक से आपका लोन है, कितनी अमाउंट है, कितनी आउटस्टैंडिंग है, आपने क्या पे किया है, ताकि द गवर्नमेंट कैन वेरीफाई। सिमिलरली आप डोनेशन करते हैं तो उसका पूरा रिसीट का हिसाब देना होगा। तो इस तरीके की चीजें लोग करते थे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। एक एग्जांपल के और तौर पे जैसे HRA है, विच इज हाउस रेंट अलाउंस, वो यूजुअली हर सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप किसी मेट्रो सिटी में है, आपको HRA मिलता है और आप रेंट पे करते हैं, तो वो जो रेंट आप पे करते हैं उसका डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलता है और HRA उतना कम हो जाता है। अब क्या होता था, वो रेंट आपने पे किया नहीं, ठीक है, और आप HRA के अंदर वो एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते थे, या वो जो रेंट आप दिखाते थे, आप वो रेंट दिखाते थे कि मैंने किसी XYZ को पे कर दिया, किसी को पे कर दिया, एंड यू क्लेम द डिडक्शन। वो जो कि वो तरीका गलत था, आपने बिना रेंट पे किए आपने HRA की डिडक्शन ले ली। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो चीजें थी वो सैलरीड एम्प्लॉइज कर सकते थे। बहुत ज्यादा उनके पास मार्जिन नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज TDS कट के आता है, बैंक में आ रहा है, एवरीथिंग इज रिपोर्टेड,
फॉर्म 16 है, सैलरी स्लिप है, बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसके ऊपर वो प्ले अराउंड करते थे, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अब जो है स्ट्रिक्टनेस लानी शुरू कर दी। Okay, so you mean to say that we can still do that, but we need to add proper proofs for that. Yes, obviously. और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो अभी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, अगर आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है और आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो देयर इज नो एब्सोल्युटली देयर इज नो फियर अबाउट इट। द डिपार्टमेंट विल नेवर कम बैक एंड आस्क यू कि ये क्यों है। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और फिर आप कर रहे हैं, देन यस यू आर इन ट्रबल। But somebody who has their business or who is self-employed, I would start with that आजकल के टाइम में when there are a lot of freelancers, when there are a lot of small consultancy going on around the country, around the globe, आजकल तो आप अपने सिस्टम पे बैठ के you can do it across the world. अब उस सिनेरियो में क्या है कि when you are a freelancer or when you are a consultant or you're doing some entrepreneurship, first thing you should be very careful is that you are maintaining your books of accounts. आपका जो records है वो proper होना चाहिए in terms of what your income are, what your expenses are. उसकी सब record keeping आपके पास proper होना चाहिए, including invoices, including salary slips. All those details should be there as your record keeping. Number one. Number two, when you are filing your income tax return, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे income tax के अंदर there are an option for presumptive filing of income. That means कि अगर मेरी X amount एक receipt है तो मैं उसके ऊपर एक certain percentage पे tax दे सकता हूँ, and the government will not be asking any questions on it. So like the section 44AD which is applicable for general business and consultants, 44ADA which is applicable to professionals. 44AD जो है उसके अंदर if you are showing your profit up to 8% of your receipt, that can be declared and you will not be questioned about it. Yes, definitely they can ask you for the numbers of receipt which you are filing, but then regarding your documentation, regarding your books of account, not much details would be asked, provided जो certain उनके parameters हैं, debtors, creditors, bank, cash, आप वो सब report करते हैं. And अगर आप professional हैं जो कि 44ADA के अंदर cover होते हैं, वहां पर जैसे मैंने पहले बोला कि 8% है 44AD में, यहाँ पर 50% है. तो अंडर 44ADA, लाइक आई एम अ प्रोफेशनल, अगर मैंने 100 रुपए कमाए और मैं 50 रुपए पे टैक्स दे दूं एंड इट इज एज पर 44ADA, तो मेरे को बहुत ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट या डिटेल्स बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड जो डिपार्टमेंट मांग रहा है मैं उसको रिपोर्ट कर दूं. दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो एज एन एंटरप्रेन्योर आप करते हैं वो ये है कि इनकम जब आप कमाते हैं आपको ये नहीं पता होता कि आप इनकम को किस हेड में डालेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट, मेरा काम है मैं इंश्योरेंस करता हूं, मुझे ब्रोकरेज आती है. अब जो ब्रोकरेज है वो 44AD विच इज अ प्रिजम्पटिव इनकम, उसमें आप नहीं रिपोर्ट कर सकते. द एक्ट डजंट अलाउ. और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर 1 लाख रुपए का कमीशन कमाया उसमें 10% मैं 44AD में डाल दूं और मेरा काम हो गया एंड आई एम डन विद इट. बट आप वो गलत कर रहे हैं. तो when you're filing it, you must make sure that whatever your entrepreneurship, your income is from the business, that is reported under correct head and you are paying the tax appropriately on it. So books of account record keeping becomes very, very important as far as a business is concerned. और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि आज नहीं पता चलेगी, बाद में 4-5 साल बाद पता लगेगी, वो क्या कि अगर मान लीजिए कि मेरी रिसीट है लेट्स से 30 लाख रुपीस की, ठीक है, for the sake of discussion. receipt means revenue. Receipts मतलब जो मेरे पास रेवेन्यू आया, पैसा आया जो मेरे पास, तो मैंने 30 लाख रुपीस रिसीव किए फ्रॉम माई क्लाइंट, फ्रॉम माई बिजनेस. अब क्या होता है जब मैं रिटर्न भरता हूं, मैं उसको 30 लाख को इनकम टैक्स में तो डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है, बट मैं क्या भूल जाता हूं, जीएसटी. अब जीएसटी क्या है, जीएसटी ये कहता है कि 20 लाख रुपए के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी. तो आज तो आपने रिटर्न फाइल कर दिया इनकम टैक्स का, बट कल को क्या होगा, वो डेटा विल बी एक्सचेंज विद द जीएसटी अथॉरिटी, और वो जब जीएसटी डिपार्टमेंट उसको देखेगा तो वो आपको नोटिस भेजेगा कि बॉस यू हैवंट पेड जीएसटी. और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्पेशली जो कि इंडिया से बाहर कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं. उनको ये लगता है कि अगर हम इंडिया से बाहर कंसल्टेंसी दे रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट है तो उस पर जीएसटी लगता नहीं है, मुझे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं. बट ऐसा नहीं है. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी के दायरे में आप आते हैं अगर 20 लाख के बियॉन्ड जाते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर
कि बिजनेस में जब भी आप अपना रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर दिखाएं, आर यू जीएसटी कंप्लायंट और नॉट? इफ यू आर नॉट, प्लीज स्टॉप देयर। पहले आप जीएसटी का सोचें, उसको फुलफिल करें एंड देन यू फाइल योर इनकम टैक्स। Okay, so you mean for some reasons, if your revenue crosses 20 lakhs, so you should apply for GST Yes. and then file Yes. your. मतलब वो आप उसको प्लान कर लीजिए कि आपने 20 लाख से अगर बियॉन्ड चला गया है तो आप अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए कि आप उसका जीएसटी का क्या करना चाहेंगे, बिकॉज वो आपको 2-3 साल के बाद जब वो डेटा एक्सचेंज होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा एंड उस समय पर इट विल बी लाइक यू विल नॉट बी हैविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आल्सो। आप 3 साल के बाद कहाँ डेटा आपके पास में सारा वो होगा ना, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड व्हेन यू आर एक्सीडिंग दैट लिमिट, प्लीज डू चेक योर जीएसटी। Okay. We have talked about two things so far, salaried and self-employed or entrepreneurs. बिल्कुल। But एक ऐसा set of people is also there who do not even file their ITR because they think कि filing ITR means paying tax, which is not true. Right. So tell me about it. Like, why is it important to file ITR even if your income is lesser? See, हमें क्या लगता है कि जैसे 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो मान लीजिए कि मेरी इनकम 12 लाख से कम है, तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न मुझे नहीं भरना है। बट मैं आपको यहाँ पे याद करा दूं, आपकी जो 12 लाख की लिमिट है वो एक्चुअली रिबेट अंडर सेक्शन 87A उसको कंसिडर करके 12 लाख रुपए बनती है। बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख की है। तो दैट मीन्स अगर मेरी इनकम 4 लाख रुपए से ऊपर है, आई एम सपोज टू फाइल माई रिटर्न, ठीक है, एंड हाँ उस पर टैक्स नहीं बनेगा बिकॉज मुझे उसके ऊपर रिबेट मिल जाता है। चलो नेवरदलेस ये एक पॉइंट है कि मेरे को रिबेट मिलता है या नहीं मिलता है, दैट इज अ टेक्निकल आर्गुमेंट, बट अदरवाइज अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात करूं, आपका आईटीआर भरना क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी हाउसिंग लोन, यू आर अप्लाइंग फॉर एनी क्रेडिट कार्ड, तो आपका जो बेस है, आपका जो इनकम है या जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलती है। नंबर 1। नंबर 2, आप कोई वीजा अप्लाई कर रहे हैं, यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया, ट्रैवल विद योर फैमिली, और आपने आईटीआर नहीं भरा है, तो हाउ वुड द एम्बेसी गेट टू नो कि आपकी वर्थ क्या है, वेदर यू विल बी एबल टू अफोर्ड योर ट्रैवल और नॉट, राइट? नंबर 3, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप कोई इवन यू आर फाइलिंग अ केस बिफोर अ हाई कोर्ट और एनी सच अथॉरिटी, वहां पर भी वो आपकी आईटीआर मांगते हैं टू सी वेदर यू आर अ क्रेडिबल पर्सन और नॉट। तो इट्स नॉट अबाउट कि इनकम टैक्स रिटर्न तभी भरना है जब उसके अंदर आपका टैक्स पेएबल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न इज अ प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल लिटरेसी कि आपने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। आपने पिछले साल में, अगर हम इसको मैं कनेक्ट करूं, अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़े और वो अगर पास हो जाए और वो फेल नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे? आप उसको सर्टिफिकेट देंगे। तो सिमिलरली अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपका टैक्स नहीं बन रहा, दैट्स ओके, बट क्या आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी आप ये बताएंगे नहीं कि आपने क्या कमाया? कल को आपने गाड़ी खरीदनी है, तो हाउ विल यू प्रूव? आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते, आपने आईटीआर कभी भरा नहीं, तो इनकम टैक्स के पास रिपोर्ट जा रहा है कि आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है नहीं, तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू ट्रबल। आप रिटर्न फाइल कीजिए, टैक्स भले ही मत पे कीजिए, दैट्स फाइन एज पर प्रोविजन अगर नहीं बनता है, बट इट शुड बी फाइल्ड, इट गिव्स योर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। They can do it by themselves as well. Yeah, definitely. देखो दी ऑब्जेक्टिव, देखो गवर्नमेंट का एक मोटिव है कि जो रिटर्न सिंपल हो रही हैं, लाइक सैलरीड है या और भी कोई रिटर्न है विच आर सिंपल इनफ, वो खुद से लोग कर पाए, एंड दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज टैक्स इंक्लूजन के ऊपर सरकार काम कर रही है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए। और एक और चीज मैं यहाँ पे, आपने बोला कि खुद से फाइल कर सकते हैं, मैं यहाँ एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा। होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे को आईटीआर फाइल कराना है, मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं यार हाउ इज इट रेलेवेंट, ठीक है, मेरे को कोई बहुत सस्ते में भी रिटर्न फाइल करके देता है, अगर मैं प्रोफेशनल के पास जाता हूं थोड़ा चार्ज भी ज्यादा कर लेता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं यार रिटर्न ही तो है, इट डजंट मैटर, मैं प्रोफेशनल के पास जाऊंगा उसको इतने पैसे दूंगा, या मैं कोई और लोकल किसी से भी थर्ड पार्टी से करा लूंगा। बट आप गलती करते हैं, आप वो गलती ऐसे करते हैं कि आप प्रोफेशनल के पास ना जा करके आप किसी से आईटीआर भरवा रहे हैं जो कि जिसको नॉलेज नहीं है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, और उसका कुछ नहीं जा रहा है,
यू आर फाइलिंग द रिटर्न, उस रिटर्न पे आधार ओटीपी आपका है, सिग्नेचर आपके हैं, आपने सरकार को बताया कि मैंने ये किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से कराया या आपने एक प्रोफेशनल से कराया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई हार्ट का इशू है या मेरे को कोई और हेल्थ इशू है, व्हाई डू यू प्रेफर गोइंग टू अ बेस्ट डॉक्टर? वो आप इसीलिए प्रेफर करते हैं कि ही विल गिव यू अ गुड ट्रीटमेंट, वो हर तरीके से आपको एनालाइज करेगा, डायग्नोस करेगा और फिर दवाई देगा। राइट। तो आप वो बाहर एक केमिस्ट की शॉप से भी दवाई ले सकते हैं अगर आपके पेट में दर्द है। तो हाउ इज दैट डिफरेंट? वो डिफरेंट इसीलिए है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल सीएज हैं या और भी अदर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल डॉक्टर्स, दे विल एनालाइज योर सिचुएशन, दे विल एनालाइज द एंटायर थिंग, एंटायर लॉ एंड देन गाइड यू। हो सकता है कि दोनों का कंक्लूजन सेम हो, बट जो प्रोफेशनल की गाइडेंस होगी उसके पीछे वो सारा एनालिसिस होगा, एंड विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यू गेट एनी नोटिस। तो जब आईटीआर आप भर रहे हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू गेटिंग इट फिल्ड फ्रॉम समबडी एल्स, प्लीज मेक श्योर कि दैट पर्सन इज क्रेडिबल इनफ कि आप अपने फाइनेंशियल उसको दे रहे हैं और वो ठीक से फाइल कर दे, नहीं तो कल को कोई नोटिस आएगा तो उसकी जिम्मेवारी आप ही की है। ओके। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स कैसे लगता है? Right. व्हाट आर द कैपिटल गेन्स, रेंटल इनकम, और प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं? बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीस थिंग्स वन बाय वन। See, when you're selling a property, the person who is selling it, the seller may be a resident or a non-resident as per the income tax provision. हम बात करते हैं रेजिडेंट की, क्योंकि एनआरआई के सेक्शन में हम अलग से बात करेंगे। तो रेजिडेंट के केस में मान लीजिए कि इफ यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रॉपर्टी बहुत पुरानी खरीदी गई हो बाय द एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर्स के टाइम पे, और इट मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट हैज बीन रिसेंटली परचेज्ड। सो हम जो यूजुअली फेस करते हैं वो ये है कि पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, ग्रैंड पेरेंट्स ने खरीदी 80s में और काफी पुराने टाइम में, और आज बिक रही है, और आज जो है वो वैल्यू एकदम बहुत शूट अप हो गई है, तो क्या उनको पूरे गैप के ऊपर टैक्स देना होगा? तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन परचेज वेरी ओल्ड, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2001 के अंदर, 2001 में जो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है आप वो करा सकते हैं थ्रू एनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वो आपको 2001 की वैल्यूएशन निकाल करके देंगे, एंड बेस्ड अपॉन दैट आपकी वो इंडेक्सेशन होगी उस प्रॉपर्टी की। और जैसे मान लीजिए कि 2001 का जो इंडेक्स है दैट इज अबाउट 100, वो 100 का इंडेक्सेशन है, और लास्ट ईयर जो इंडेक्स था वो 367 था। तो कहने का मतलब कि अगर मेरी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2001 में 10 लाख रुपए है, तो आज के दिन वो कितनी हो गई? 36,70,000। तो अगर बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है तो आप वैल्यूएशन कराएं 2001 की, और फिर उसको इंडेक्सेशन लगा करके, और जो आप जितने की बेच रहे हैं, मान लीजिए आपने बेची 50 लाख रुपए की, यही वाली प्रॉपर्टी 50 की बेची, तो आपका जो कैपिटल गेन्स है वो कितना हुआ? वो 12,30,000 रुपए हुआ, सॉरी 13,30,000 रुपए हुआ। 36,70,000 को अगर हम 50 लाख से निकाल दें तो आपको वो अमाउंट बचा, उसके ऊपर आप 20% टैक्स देंगे। या एक और ऑप्शन है कि मान लीजिए आपने वैल्यूएशन ली 10 लाख की, आपने वही वैल्यूएशन अडॉप्ट कर ली और आज आपने 50 लाख की बेची, तो जो गैप है दैट इज 40 लाख, उसके ऊपर आप 12.5% टैक्स देंगे, विच एवर इज लोअर, राइट। तो जैसे अगर मैं अपनी कैलकुलेशन इसमें कर रहा हूं तो 13,30,000 पे 20% रफली बनेगा कितना? 2,60,000, 270 के आसपास, ठीक है। और अगर आप 40 लाख पे, मतलब अगर 50 में से 10 लाख आप घटा दें, उस पर 12.5% अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी रफली 5 लाख रुपीज। तो अब आप वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी जुलाई 25 से पहले की है तो आपके पास इंडेक्सेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। इंडेक्सेशन का मतलब जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर लगा है उसके दर पे हम आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट को बढ़ा देंगे, और फिर जो डिफरेंस है आप उस पर हमें इनकम टैक्स दे सकते हैं। अब यहां पर अगर आप कैपिटल गेन्स आपको हो रहा है तो आपके पास उसको बचाने के भी तरीके हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचा और वो मैं पैसा फर्दर इन्वेस्ट कर देता हूं इन सम अदर रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल प्लॉट, और इवन कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लोर इन माय हाउस, तो उसका भी जो है एग्जेम्पशन मुझे मिलता है। या मान लीजिए कि मैं बॉन्ड्स खरीद लेता हूं तो उसका भी एग्जेम्पशन मिलता है। तो
इस तरीके की जो है कैपिटल गेन्स के अंदर प्लानिंग की जा सकती है, और ये यूजुअली हम देखते हैं बिकॉज प्रॉपर्टी बहुत पुरानी होती है, तो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वैल्यूएशन करा करके वो अपना टैक्स बचा सकते हैं. Okay, so there is another question that just came to my mind, that what about if evaluation of the property, let's say, is 30 lakhs and the person sold property in 30 lakhs. Okay. Like the transaction was similar अच्छा, to the 10 लाख की evaluation, then right. there is no tax. हाँ, there is no tax, yes. Okay. कैपिटल गेन्स का मतलब ही यही है कि आपकी कोई Valuations. संपत्ति, आपकी कोई जायदाद जिसके ऊपर कोई गेन्स हुआ, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई आपने कमाया हो, तो देयर कैन बी अ लॉस आल्सो. देयर आर इंस्टेंसेस कि आपने प्रॉपर्टी महंगी खरीदी लेकिन आज वो बिक रही है कम की, तो वो लॉस भी होता है. तो आप वो लॉस अपने रिटर्न में दिखा सकते हैं और उसको लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए. मान लीजिए कल को आप कोई और प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसमें आपको वो लॉस, अगर आपने पीछे कोई लॉस खाया है तो उसका सेट ऑफ अलाउ हो जाता है. तो इट कैन बी ईदर वेज. अगर आपने एट पार बेचा है, देयर इज नो कैपिटल. Got it. Right. A lot of people also invest their money in mutual funds. So उस पर कैसे टैक्स लगता है? See, as far as mutual funds and stocks are concerned, अभी यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 प्रोपोजिशन बन जाती हैं. पहला कि मैं एक नॉर्मल सिप लगाते जा रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आज मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं उसको सेल कर देता हूँ. तो उस सिनेरियो में हाउ डू आई पे टैक्स? उस सिनेरियो के अंदर आपको ये देखना होगा कि आपने कब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और जब आपने आज उसको सेल किया तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड लगता है. मान लीजिए कि फर्स्ट सिप मेरी लगी थी 2017 में या 2018 में, और आज मैं 2026 में या 27 में उसको बेच रहा हूं, तो उस डेट से जो पहले वाली मेरी यूनिट्स आती गई, उन डेट्स के हिसाब से मेरा जो है कैपिटल गेन्स कंप्यूट होगा. और अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड है, अगर उससे ऊपर अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड्स रहे हैं 1 साल से ऊपर, तो उसके ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा. और अगर 1 साल के अंदर अंदर मैंने बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. तो दैट इज वन प्रोपोजिशन. सेकेंड प्रोपोजिशन जो लोग करते हैं, वो करते हैं SWP, विच इज अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. मान लीजिए कि मैंने आज 10 लाख रुपए बल्क में इन्वेस्ट कर दिए इन माई म्यूचुअल फंड, और मैं अपने फंड एडवाइजर को कहता हूं कि भाई मुझे हर महीने आप उसमें से 10,000 20,000 रुपए आप मेरी एक पेंशन बांधते और वो मेरा लाइफ टाइम वो चलता रहे. लोग क्या समझते हैं कि ये तो मेरा ही पैसा है, मेरे पास वापस आ रहा है. और जब हम साल भर के बाद उनको बताते हैं कि साहब इस पे कैपिटल गेन आपको देना होगा, तो वो बड़ा शॉक फील करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है कि मेरे को उसी पैसे में से वो डिवाइड होकर के आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. वो 10 लाख रुपए जब आप उसको बल्क में देते हैं, दैट इज इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड, और फिर उस म्यूचुअल फंड में से हर महीने कुछ यूनिट्स बेची जाती है और आपको वो पैसा दिया जाता है. तो जब आप वो बेच रहे हैं, तो इनकम टैक्स तो मैंने जैसा बताया कि AIS के अंदर वहां पर सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है. तो वहां पर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कि आप हर मंथ कितने शेयर्स, कितने यूनिट्स आप बेचते चले जा रहे हैं और कितना पैसा आप निकालते चले जा रहे हैं. तो उस समय पर आपको बाद में जाकर के साल भर के बाद जो है उसके ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ता है. और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि लोग इसको ही समझते हैं कि ये तो मेरा ही पैसा वापस आ रहा है, बट ऐसा नहीं है. ठीक है. अब रही बात शेयर्स की. शेयर्स के अंदर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा हूं. एक ये है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल डिस्टर्बेंस पीपल इन्वेस्ट आउटसाइड ऑल्सो, एंड देयर आर प्लेटफॉर्म विच अलाउज यू टू डू दैट. तो अगर मैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरे को अगर 1 साल से ज्यादा उनकी होल्डिंग हो गई है, तो उसपे जो गेन है वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. और अगर मेरा 1 साल के अंदर अंदर है, तो दैट इज माई शॉर्ट टर्म कैपिटल, राइट. तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा. उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप रिटर्न भरते हैं, AIS के अंदर ये सब रिपोर्टेड होता है कि आपने कितने शेयर और कितने म्यूचुअल फंड बेचे. ठीक है. आपको केवल और केवल उसके अंदर परचेज डेट डालना होता है कि आपने वो कब खरीदे थे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कंप्यूट करके बताता है कि ये आपका कैपिटल गेन्स बनता है, राइट. अब बात आती है कि शेयर्स अगर मैंने इंडिया से बाहर लगाए, एप्पल में लगा दिए, कोई और फेसबुक में लगा दिए, तो दीज आर कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया. तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो के अंदर जब आप उसको बेचेंगे विच इज आउटसाइड इंडिया बिकॉज यू आर रेजिडेंट, और आपने वहां पर कोई गेन्स उस पर कमाया, तो आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ सकती है. प्रोवाइडेड आपको ये भी चेक करना होगा कि जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके साथ DTAA इंडिया का है या नहीं है, और वहां पर उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है. अगर आप वहां पर कोई टैक्स पे करके आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एक अलग से क्वेश्चन होता है जो कि एग्जामिन करना पड़ता है ऑन केस टू केस बेसिस. तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाहर के शेयर बेच रहे हैं,
तो दो शुड बी प्रॉपरली रिपोर्टेड। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आपने बाहर इन्वेस्टमेंट कोई करी है तो गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी किया है कि इफ यू आर होल्डिंग एनी फॉरेन एसेट, एनी फॉरेन बैंक अकाउंट, आपको वो अपनी आईटीआर के अंदर भी रिपोर्ट करना होगा, तो वो आप अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे। Okay, so let's talk about NRIs now. How should they file their income tax? For example, if somebody was working in India for a couple of years, he has been filing his ITR with Indian government. Right. Now that person is not, he's working abroad. Right. He's an NRI now. So how should he file his tax? इसके अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप पहले अपना टैक्स रेजिडेंसी, वेदर यू आर अ नॉन रेजिडेंट और यू आर अ रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको डिटरमाइन कर, राइट। अगर आप इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा रहे हैं तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं फॉर इंडियन टैक्स पर्पसेस। लेकिन अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा नहीं रहे हैं और आप बाहर ही रहे हैं तो यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट, राइट। बट उसके साथ में आपको कुछ और कंडीशंस देखनी होती है कि पिछले 4 इयर्स में 60 डेज आप थे नहीं थे, या 7 इयर्स में 365 डेज, तो वो 730 डेज जो है वो कंडीशन आपको वहां पे देखना होगा। तो अगर आप रेजिडेंट, आप नॉन रेजिडेंट बन गए, आप इंडिया से बाहर ही रह रहे हैं, 182 डेज के बियॉन्ड आप रहे हैं, लेकिन आपका मान लीजिए इंडिया के अंदर अकाउंट है, आपने इंडिया के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ, या आपने यहाँ पर शेयर्स खरीदे हुए हैं, या आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ और आपको यहाँ पे उस पर कोई रिटर्न मिल रहा है, बिकॉज यू आर अ नॉन रेजिडेंट, whatever income you are making or doing in India only, that is taxable in India. You have to file return for that in India, right? आप नॉन रेजिडेंट हैं लेकिन इंडिया में जो भी आप कमा रहे हैं आपको इंडिया में डिक्लेयर करना होगा, राइट। बट आपकी इनकम इंडिया से बाहर कहीं भी हो, दैट इज एब्सोल्युटली नो वरीज, उसको आपको इंडिया में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी इनकम अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी हो रही है तो आपको रिपोर्ट करनी होगी और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा इंडिया के अंदर। अब दूसरा सवाल, मान लीजिए कि मेरी कोई इनकम है, वो यूएस में भी टैक्सेबल है या मेरी रेजिडेंसी में भी टैक्सेबल है और मेरे इंडिया में भी टैक्सेबल है, राइट। तो उस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करें? आई विल नॉट बी पेइंग डबल टैक्सेस ऑन सेम इनकम। तो इंडिया ने क्या किया हुआ है, और रादर अक्रॉस द ग्लोब हर कंट्री ने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपको एक कंट्री के अंदर कहीं टैक्स लग रहा है तो दूसरी कंट्री के ऊपर सेम इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, और अगर लग रहा है तो जो आप किसी और कंट्री में पे करके आए हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि यूएस में मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स पे करा और मैं इंडिया में उसी इनकम पे टैक्स बना रहा हूं और 1.5 लाख रुपए का टैक्स बन गया, तो उस 1 लाख रुपए का मुझे यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा और मैं यहाँ पर नेट जो है 50,000 टैक्स पे करूंगा। तो उसको हम बोलते हैं अंडर सेक्शन 90 एंड 91 वो क्रेडिट मिलता है फॉर द टैक्स विच यू हैव पेड आउटसाइड इंडिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉन रेजिडेंट के पर्सपेक्टिव से कि आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को जरूर चेक करें। I have another follow-up question on that. There are a lot of people from India who are working in Dubai. Right. Salaried. UAE government doesn't charge any tax from salaried people. Right. So now if somebody is NRI and he is in UAE, so now his income is not taxable there. But you are saying that if that money gets credited to his Indian bank account, no, I'm not saying that. I'm not saying that it is getting credited to his Indian bank account. Getting credited there only, but somehow he is getting that money back to his Indian. That's fine. That's absolutely fine. If he is repatriating the funds, that is a separate story altogether. That is not a taxable. No, there is no tax on that. If you are repatriating the funds which you have already paid the tax or we have declared there, that is not an issue at all. Okay, so in that case, these kind of NRIs, they do not have. No. They can bring the funds, but yes, they have to adhere to the RBI guidelines under FEMA laws that how much amount they can bring in. So that varies on country to country. So you can bring money under those guidelines only, right? But as far as taxability is concerned, it is not taxable. अभी जैसे ITR time चल रहा है, lot of like we have to file our ITR. There are different kind of people, salaried, employed, self-employed, freelancers, NRIs. तो इसके dates सबकी अलग-अलग हैं, due dates. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें क्या था कि लास्ट ईयर तक हो क्या रहा था कि
एक ही डेट पर आकर के सबकी आईटीआर कल्मिनेट हो जाती थी, चाहे वो फ्रीलांसर हैं, चाहे वो सैलरीड हैं। सिर्फ ऑडिट और नॉन ऑडिट का डिस्टिंक्शन पहले हुआ करता था, बट दिस ईयर गवर्नमेंट ने उसको और थोड़ा ईज डाउन करने के लिए उसको और स्टैगर कर दिया है। इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, आपका रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट है, तो आपका अगर ITR 1 और ITR 2 फॉर्म जा रहा है तो आपकी ड्यू डेट है 31st of July. But if you are doing you're a freelancer, you are doing some sort of business which is not audited, then your due date is 31st of August. That is ITR 3, ITR 4 and ITR 5 अगर आप फाइल कर रहे हैं, that is 31st August. And if you are an audit, you are covered under the audit provisions of the Income Tax Act. So 30th September is the last date for filing of your tax audit reports, and 31st October is the last date for filing of your income tax return. And there are few companies where the transfer pricing provisions are also attracted. For them, the due date remains at 30th November. So this time what government has done is they have staggered the due dates so that it is easy to file and there is lesser burden on the professionals. Yeah. Okay. Let's talk about TDS. TDS क्या होता है? Like simple फॉर्म में अगर देखिए, TDS अगर मैं ग्लोबली वर्ड की बात करूं तो ग्लोबली इट इज कॉल्ड विद होल्डिंग टैक्स, राइट? जब कोई आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है वो सरकार को जमा कराता है। इस TDS का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गवर्नमेंट को वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो 50 लाख रुपए से ऊपर है, राइट, तो उसके ऊपर TDS होगा 1%। वो आपको जो बायर है वो सरकार को जमा कराएगा, तो गवर्नमेंट विल गेट टू नो। आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के ऊपर TCS लगता है, वो पता लगता है। तो TDS सैलरी आपकी आती है, सैलरी पे जो टैक्स आपका बनता है वो कट के आता है, तो दैट इज TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जो पर्सन आपको पे कर रहा है वही डिडक्ट कर लेता है। तो TDS बेसिकली, अगर स्पेशली मैं बात करूं NRIs और सीनियर सिटीजन्स की, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफ जैसे मान लीजिए कोई NRI है, वो यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उनके केस में यूजुअली द टैक्स वेरीज फ्रॉम 12.5% प्लस सेस करके वो अराउंड 14% के आसपास बनता है, एंड उनका TDS उतना कट जाता है बिकॉज द बायर डिडक्ट्स दैट। बट बाद में क्या देखते हैं, जब वो अपनी ITR भरते हैं, उनकी टोटल इनकम जो टैक्सेबल होती है वो बहुत कम होती है और उनको वो सारा अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाता है। फर्ज कीजिए कि मान लीजिए आप अप्रैल के महीने में आप आए, आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने उसके ऊपर आपका 14% जो है, मान लीजिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 14%, 14 लाख रुपए आपका TDS कर लिया। अब वो आपको TDS रिफंड कब होगा? जब जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अगले साल जाकर के भरेंगे, मतलब अगले साल जुलाई में, तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 years, ऑलमोस्ट 1 year and a quarter, तो आपके वो 14 लाख रुपए सरकार के पास पड़े रह गए और उसके बाद आपको रिफंड आता है बिकॉज ड्यू डेट वो है। अब उसके अलावा अब आपके ऑप्शन क्या है? यू कैन ऑप्ट फॉर फॉर्म 13 विच वॉज इन द अर्लियर लॉ, नाउ इट इज फॉर्म 128। तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि बॉस माई इनकम इज लेस देन दिस लिमिट, ठीक है, देयरफॉर आई शुड बी अलाउड एंड माई बायर शुड बी गिवन द परमिशन टू डिडक्ट टैक्स एट अ लोअर रेट। वो 14% ना काटे, 1%, 2%, 3%, जो भी मेरा टैक्सेबिलिटी बनता है वो काट ले। अब सोचिए, अब 1 करोड़ पे एक 14 लाख रुपए आपका स्टक है और अब 1 करोड़ पे आपका 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए स्टक है, तो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं, उनकी यूजुअली इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम होती है या कोई पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट है वहां से कुछ आता है, अब उसके ऊपर TDS कट जाता है। तो ओल्ड एज में उनको पहले ही फंड्स की शॉर्टेज होता है, तो वो TDS कटता है, वो कट के और आता है। तो अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, आपकी लिमिट के अंदर आप आते हैं, तो आप फॉर्म 15 जो है वो आप अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं कि बॉस माई इनकम इज लेस देन दिस लिमिट एंड प्लीज आप मेरा TDS मत काटें। तो उससे क्या होगा कि पूरा इंटरेस्ट जो है उन सीनियर सिटीजन्स को मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो TDS के अंदर ध्यान रखने वाली होती हैं। और यदि आपका कोई TDS कटा है और आपको वो चेक करना है कि वेदर दैट हैज बीन एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड और नॉट, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म 26AS होता है, वहां पर आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जिसने मेरा TDS काटा है वेदर दैट पर्सन हैज रिपोर्टेड और नॉट, और अगर उसने नहीं किया है तो आप उसको बताएं, वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और वो आपको TDS का बेनिफिट दे सकते हैं। तो
TDS is a reporting mechanism which helps you in a way pay your tax in advance. But अगर आपका income taxable नहीं है तो आप Form 128 as I said for NRI और Form 15 for the senior citizens आप उसका benefit ले सकते हैं. I have one last question. I have seen a lot of reels on social media about this, that government can track your spending activities or behavior through social media as well. Right. Like what kind of bags you are purchasing, if you are traveling abroad, or maybe if you are like anything spending a lot and you are not reporting it to government. Yes. Is that true? Yes, definitely it is true. और मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट में ये बात बोली थी कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टैक्स फिर भी नहीं आ रहा है. तो ये ऐसा क्यों है? तो उसी का ये आफ्टर इफेक्ट है कि अब गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन वहां है वो भी आपके असेसमेंट के लिए यूज हो सकती है. एंड सो मच सो हम कहते हैं कि प्राइवेट अकाउंट है, मेरा क्या ही पता चलेगा. गवर्नमेंट के एक नोटिस के ऊपर अगर वो इंस्टाग्राम को या फेसबुक को नोटिस दे दें कि आई नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोफाइल, तो आपकी पूरी कुंडली, पूरी हिस्ट्री उनको मिल जाएगी. तो आप अगर ये सोचें कि उनको नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा. तो इसीलिए जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि ITR भरना क्यों जरूरी है, ITR इसलिए भी भरना जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को प्रूव करें. आप घूम के आ रहे हैं, आप वहां स्पेंड तो 10 लाख रुपए करके आ रहे हैं, रिटर्न आप भर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली दैट रेजेस अ रेड फ्लैग कि आप कैसे घूम के आए. तो उसका कोई ना कोई ऑब्वियसली नोटिस वो आएगा. आप बैग्स खरीद रहे हैं, यू बाइंग लग्जरी आइटम्स, तो वो होगा ही होगा. तो ये अभी रिसेंटली ये एक्टिविज्म शुरू हुआ है और मैं ही तो समझता हूँ इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट यू कम इन द मेन स्ट्रीम. आप अगर पैसा कमा रहे हैं और आप सिस्टम में नहीं आ रहे तो देयर इज नो पॉइंट. आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं. योर ग्रोथ कम्स व्हेन यू शो योर फाइनेंशियल लिटरेसी. या It means we should not post. Just kidding. नहीं, ऐसा नहीं है. You should pay the tax. No, you should post but pay the tax. Okay, so let's do the rapid fire Yeah. round. अगर TDS कट गया तो ITR फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है. False. Cash transactions cannot be tracked by government. False. They can definitely track your transactions. NRIs do not have to pay or file ITR in India. Yeah. Yes. If they don't have any income, they don't need to. Every business expense can be claimed. No. Your personal, your donations, which is very subscriptions which are of personal nature, you cannot claim them. Last month investment करना is tax planning. Last? Month like अभी जो last No, it's not. No, it's not. You should be doing it throughout the year. आप अपना स्ट्रक्चर बना करके चले. लास्ट मंथ इज अ हेस्ट, उस समय तो बहुत जल्दी हो जाता है. CA हायर करने से आपका सारा टैक्स पेएबल जो टैक्स होता है वो खत्म हो जाता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. CAs डोंट वो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करते हैं. दे प्लान योर टैक्सेस विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ एंड वो ये इंश्योर करते हैं कि कल को आप किसी डिफिकल्टी में ना पड़े. I have also heard about this thing that marriages are also a good opportunity to, no, I'm not sure if I'm using the right word or not, like right occasion to save your tax or to plan your tax. See, हमारे अगर मैं बहुत आपको हिस्ट्री में लेकर के जाऊं तो संस्कृति के हिसाब से जो मैरिजेस हैं उनको बहुत सेक्रेड माना जाता है और ये कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इंस्टेंस ऑफ योर लाइफ. तो वहां पर गवर्नमेंट ने ये थोड़ा रिलीफ दिया है बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर क्या है कि शादी होती है, कोई हमें शगुन दे के जाता है, कोई भी दे गया, मामा जी, फूफा जी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि अगर आपको मैरिज पे आपको कोई पैसा मिल रहा है, कोई आपने शगुन आपके पास आए हैं, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन बशर्ते कि पेरेंट्स ये दिखा दें कि उन्होंने शादी कराई है. पता लगे कि आपने शगुन के पैसे तो अपने अकाउंट में जमा करा दिए और आप कह रहे हैं कि मैंने शादी में खर्चा कुछ किया नहीं. तो इट गोज हैंड इन हैंड कि आप फंक्शन भी दिखाएं कि हुआ और आपको जो शगुन मिले या जो इस तरीके का पैसा मिला तो वो जो है वो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. एंड आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इफ यू आर अ गर्लफ्रेंड टू अ बॉय और वो आपका बॉयफ्रेंड आपको कुछ गिफ्ट कर दे, तब तक तो वो टैक्सेबल है बिकॉज वो बॉयफ्रेंड अभी अनजान है. आप उस बॉयफ्रेंड से शादी कर लीजिए
वो आपको कुछ दे दे तो फिर वो फ्री हो जाता है, बिकॉज ही बिकम योर स्पाउस। Oh. तो अगर टैक्स बचाना है तो शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप टैक्स दे दीजिए। So that is the reason people gift expensive People things okay. or houses on Yes, wedding yes, occasions. people do that and they plan it that way. And ठीक है, वो लाइफ में एक इंस्टेंस होता है और उसमें अगर आप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट यस अगर आप बहुत ओवरवेलमिंगली कुछ कर रहे हैं, आप रिटर्न भर रहे हैं 5 लाख रुपए की और आपने घड़ी रोलेक्स की गिफ्ट कर दी, तो दैट इज अ ह्यूज मिसमैच। तो वो भी डिपार्टमेंट को पता चलता है, तो वो ये जरूर पूछ सकते हैं। हालांकि ब्राइड और ग्रूम को तो टैक्स नहीं लगेगा, बट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई घड़ी कहाँ से आई, तो वो चीजें आपको मैनेज करके चलना है। तो इट शुड नॉट बी अ ब्लाइंड स्पॉट। Okay, thank you so much Always a pleasure. for this lovely podcast, and I'm sure that audience will get something out of it, because ITR filing season is very close. Always a pleasure, and I hope the audience get some value add and they file their income tax properly. Yeah, thank you. Thank you.